नमस्कार सभी को। परीक्षा जेएन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा जो पहला लेक्चर है, तो आज हम थिंकर्स के बारे में, तिलक जी को यानी बाल गंगाधर तिलक जो हमारे चल रहे थे थिंकर्स में, तो उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली में बाल गंगाधर तिलक का चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट कोई नहीं। देखो, चीज़ें देर से हों लेकिन दुरुस्त होनी चाहिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि चीज़ें एक दो दिन लेट हो जाएं। क्योंकि हम वो एक टीचिंग फैकल्टी नहीं है कि हम बस घास काट रहे हैं, घास पीट रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी हम तरीके से और सलीके से, चाहे एक या दो दिन लेट चैप्टर हो जाए, तो ये लाजमी है कि एक या दो दिन चैप्टर में लेट हो सकता है, लेकिन चीजें तरीके से होती हैं, चीजें सलीके से होती हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं बड़े बूढ़े कहते हैं कि कहते हैं ना, चट्ट शादी पट्ट ब्याह, कुछ ऐसा उनका मुहावरा है। तो ऐसे नहीं हो सकता, ये हमारे कॉम्पिटिटिव की लाइन है और इसमें हम जल्दीबाजी करके आपके साथ ही खिलवाड़ करेंगे। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हम 2 दिन में करा दें, हम 3 दिन में करा दें, तो इससे हमारा वो कुछ नहीं जाता। हम तो टीचिंग है भाई, टीचर है, हम तो कैसे भी करा सकते हैं। कोई हमसे बोलता है कि सर आप इस चैप्टर को 10 दिन में कराइए, तो हम 10 दिन में करा देंगे। कोई कहता है सर 1 दिन में कराइए, तो 1 दिन में करा देंगे। कोई कहता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में। हाँ, जो चैप्टर पॉसिबल नहीं हो सकते, जैसे कि पार्लियामेंट का चैप्टर है, कुछ और चैप्टर है थिंकर्स में, जैसे कि चाणक्य वाला था, हमने जो कराया था बहुत तरीके से कराया था। तो चलिए, इंडियन थिंकर्स में मैं आज बात कर लेता हूं बाल गंगाधर तिलक जी की, और उनके कुछ अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट उनके रह गए। उसको खत्म करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो सभी डालेंगे इंडियन थिंकर्स। इससे पहले बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जितना मानना है, आपको पता है कि शिक्षक की भूमिका इस क्षेत्र में क्या होती है। शिक्षक को क्या कहा जाता है, शिक्षक को क्या माना जाता है? शिक्षक को माना जाता है कि भगवान के बाद दूसरा जो रूप होता है वो शिक्षक का होता है। क्योंकि शिक्षक अपनी भूमिका को निभाते हुए बच्चों को वो मार्गदर्शन देता है, वो मोटिवेशन देता है, ताकि बच्चे अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सके, ताकि बच्चे अपनी सक्सेस को पा सके। उसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। लेकिन आज के इस समाज में टीचर को इतना भद्दा, इतना एक जोकर बना दिया है सर्कस का। सच बता रहा हूं मैं, आज के समाज में टीचर को सर्कस और जोकर बना दिया है, केवल फनी करा दो, केवल मजाक उड़ाने वाला बना दिया है। और ये इसमें आपका रोल नहीं है, इसमें उनकी खुद की गलती है। आज कुछ संस्थाओं के द्वारा ऐसे ऐसे टीचिंग फैकल्टी को लाया जा रहा है। देखो, मैं मानता हूं एक बात बच्चों की, टीचर में नॉलेज ही नहीं होती। टीचर वो टीचर इसलिए होता है क्योंकि उसमें टीचिंग स्किल्स होती है, उसमें प्रोटोकॉल होता है, उसमें लिहाज होता है, उसमें कुछ शर्मिंदगी होती है, जब जाके वो पोडियम पर टीचर बनता है। नॉलेज के बलबूते पर आप सोचते हो कि वो टीचर बन जाएगा, तो नॉलेज के बलबूते पर तो दुनिया में हजारों के पास नॉलेज भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया में जितनी नॉलेज भरी पड़ी है, क्या वो टीचिंग कर सकते हैं? नहीं। टीचर बनने के लिए टीचिंग स्किल्स का बहुत जरूरी है। और आज के हमारे इस भारत में जो संस्थाएं काम कर रही हैं बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन लेने में कोई डर भी नहीं है मुझे, नाम मैं खुल के ले सकता हूं। तो कल मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक मैडम यानी एक अध्यापिका जो थी, अध्यापिका ही कहते हैं, क्या करें, मजबूरी हमारा भी कहना, अध्यापिका, मतलब मैं समझ में नहीं आता मुझे कि वो किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करने वाली है, परफॉर्म कर रही है। लाइक दैट सेलिब्रिटी इज नॉट अ टीचर। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि टीचर बनने के लिए टीचिंग स्किल्स, बच्चे कह रहे हैं मैडम आई लव यू बोलो, मैडम ने आई लव यू बोल दिया, बस दैट्स फेम, दैट्स अ सेलिब्रिटी, दैट्स अ सेलिब्रेशन। क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अभी एक किस करने वाली वीडियो भी वायरल हुई है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। देखो, आपका जो ये जो रोमांटिक मोमेंट होता है, ये एक पर्सनल लाइफ का मोमेंट होता है। आप इसे प्रोफेशनल लाइफ में पोडियम पर जाकर इस तरीके का भद्दा बाई हाथ मजाक करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप कभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलिए, दैट्स अ गुड टीचर, वो होते हैं टीचर, वो होते हैं अध्यापक, उनको कहते हैं जो अपनी सीमाओं में, अपने लिहाज में रहते हैं। लेकिन आजकल की कुछ संस्थाओं के द्वारा जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, वो इतना वाहियात है, इतना वाहियात है। मैं खुल के आलोचना करता हूं, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, मुझे बड़ा दुख और दर्द होता है
जब मैं ये देखता हूं कि टीचर की गरिमा और उसका प्रतिभा और उसकी सम्मान कहां गया। दैट्स अनफेयर यार, दैट्स अनफेयर। बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूं, मैं इसकी बिल्कुल आलोचना करता हूं कि जिस पोडियम पर आप खड़े हैं उसकी गरिमा और उसका सम्मान है, प्लीज उसको बना के रखिए। आपसे नहीं, मैं अध्यापकों से कह रहा हूं जो कुछ संस्थाओं के द्वारा पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस मंच की गरिमा रखिए, इस मंच के सम्मान को रखिए, इस मंच के सम्मान को बनाए रखिए। हमारे प्राचीन भारत से जो अध्यापक पढ़ाते आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए अध्यापक, यानी उनका एक सम्मान था, उस पोडियम पर जो चढ़ते थे तो उनका एक सम्मान बढ़ता था। लेकिन आजकल के क्या हो रहा है, आजकल की कुछ अध्यापिकाएं केवल अपने मनोरंजन कराने से वो सोचती हैं कि एक नॉलेज गेन करने का काम कर रही हैं, नॉलेज बांटने का काम कर रही हैं, तो वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। खैर कोई नहीं, आप यहां मत करिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं मानता हूं आपकी पर्सनल लाइफ है। आप पोडियम से उतरकर अपनी क्लास को ऑफ करके आप अपने परिवार के साथ कुछ भी करिए, दैट्स अ गुड, अच्छी बात है। क्या मेरा परिवार नहीं है? अब मैं आपके सामने ऐसे नाटक करूंगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। खैर कोई नहीं, हमने तो बता दिया, और कल मैंने एक कमेंट भी किया था उसी संस्था को लेके, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिकॉज आप जब एक टीचर बनोगे, एक सिंसियर टीचर बनोगे, तो आपको भी यही दुख दर्द होगा बस। खैर, इंडियन थिंकर्स की बात कर लेते हैं और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए टॉपिक पर चलते, भाड़ में जाने दो उनको सबको। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देखो लोकमान्य तिलक जी का एक बड़ा ही सुंदर सा एक चैप्टर है। इसमें यह बताया गया कि लोकमान्य तिलक जी किस तरीके से भारत की आजादी के लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया, भारत की स्वराज की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इस तरीके की सारी एक्टिविटी करके वो हमारे 19वीं सदी के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और ऐसी क्या क्या उनमें खूबियां नहीं थी यार, मुझे बताइए, ऐसी क्या क्या खूबी नहीं थी जो हम ना पढ़ें। क्या उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में बताया, उन्होंने राष्ट्रभक्त के बारे में बताया, और उसके बावजूद उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ समझाया कि भाई फ्रीडम क्या होती है, इसे कैसे पाना है। संविधान का उल्लेख करने वाला भी पहला व्यक्ति यही था। तो सारी चीजें मिलाकर हमने देखा कि लोकमान्य तिलक 19वीं शताब्दी के पहले दशक पे 20वीं शताब्दी के पहले दशक के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। चलिए, तो लोकमान्य तिलक की आज हम एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। लोकमान्य तिलक जिस समय अंग्रेजों की पश्चिमी शिक्षा भारत पर काम कर रही थी, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, और अंग्रेजों ने इन्हीं तीनों तरीकों से भारत की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। चाहे औद्योगिक तरीका हो, चाहे आर्थिक तरीका हो, चाहे सांस्कृतिक तरीका हो, चाहे पॉलिटिकल परसेप्शन से हो, चारों परसेप्शन से अंग्रेजों ने भारत की धज्जियां उड़ा रखी थी और उसको गुलाम बना रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने इसी गुलामी को बरकरार रखने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी, और अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के पर्पस में अंग्रेजों का केवल यही उद्देश्य था कि इस भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाया जा सके, और वो थी एजुकेशन। क्योंकि आप किसी की एजुकेशन को देकर, यदि मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरा कोई ना कोई पर्पस है, और पर्पस क्या है? मेरा भी तो एक ही पर्पस है भाई, कि मैं आपको बस सक्सेस पे देखना चाहता हूं, आपके मां बाप का नाम रोशन करना चाहता हूं। बस आपके मां बाप कह सके कि हाँ यार मेरा बच्चा पढ़ा और मेरे बच्चे ने सिलेक्शन लिया, दैट्स ऑल, बस मेरा तो इतना पर्पस है। लेकिन अंग्रेजों का उस समय पश्चिमी शिक्षा को लेकर यह पर्पस था कि इन भारतीयों को, इतनी समझ तो है नहीं है, इन भारतीयों को शिक्षा के तरीके से मानसिक गुलाम बना दिया जाए, और मानसिक गुलाम व्यक्ति हमेशा गुलाम ही रहता है, इस बात को याद रखना। आप किसी का शारीरिक शोषण करते हो, आप किसी को फिजिकल टॉर्चर करते हो, ठीक है, तो आदमी नहीं झेल सकता क्योंकि व्यक्ति को दर्द होता है। आप किसी को कोड़े मारो, आप किसी को पीटो, किसी को मारो, कभी ना कभी वो व्यक्ति जो पीटने वाला व्यक्ति है, कभी ना कभी वो व्यक्ति आपके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। लेकिन एक मेंटल टॉर्चर ऐसा होता है जिसमें आप व्यक्ति को धीरे धीरे गुलाम बनाते जाते हो, और वो व्यक्ति गुलाम बनता जाता है, और फिर वो उस गुलामी से कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो अंग्रेजों का यही परसेप्शन एजुकेशन को लेकर काम कर रहा था।
अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा लागू कर दी जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए जाएं और अपनी शिक्षा यानी ब्रिटेन की शिक्षा को भारत में लागू कर दिया जाए, तो ये भारतवासी हमेशा हमारे गुलाम रहेंगे, हम हमेशा हमारी जुत्ती की नोक पर रहेंगे। ऐसी कुछ बातें थी, लेकिन तिलक साहब को यह पसंद नहीं आ रहा था। तो चलिए पहली बात हम कर लेते हैं, लोकमान्य तिलक की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो डालेंगे सभी हेडिंग में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात करूं, देखिए पहली बात, जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा दी जा रही थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी अंग्रेजों के द्वारा दी गई इस पश्चिमी शिक्षा को पर कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि यह पश्चिमी शिक्षा हमारे भारतीय छात्रों के लिए और भारत के भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा तिलक जी ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से उस देश की स्थिति के बारे में छात्रों को पता नहीं चल पाता, और छात्रों और जो छात्र जो पश्चिमी शिक्षा ले रहे हैं, उन छात्रों का भविष्य खतरे में है। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो विद्यार्थी को इसलिए दी जाती है ताकि वो अपना भविष्य का निर्माण कर सके, और भविष्य का इन द सेंस है कि वो कुछ कमाना सीख सके। लेकिन पश्चिमी शिक्षा तो ना तो छात्रों को कोई देश की स्थिति के बारे में बता रही है, ना अंग्रेजों की कोई खिलाफत कर रही है, और ना ही कुछ कमाना सिखा रही है। तो इसका मतलब है कि ये जब पश्चिमी शिक्षा छात्रों को दी जा रही है, जब ये किसी काम की है ही नहीं, तो इसको खत्म करना लाजमी है। इसी बात को लेकर तिलक जी ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण कर दिया था। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह था कि औपनिवेशिक भारत में औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई पश्चिमी शिक्षा पर लोकमान्य जी कभी विश्वास नहीं करते थे। लोकमान्य जी कभी भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा ना तो छात्रों को देश की स्थिति के बारे में बताती है और ना ही उनके लिए भविष्य का निर्माण करती है। चलिए, क्योंकि उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा ना तो छात्रों को देश की स्थिति के बारे में बताती है, और ना ही उनके भविष्य का निर्माण करती है। भाई, आज आप एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। आपने एलकेजी क्लास में जब एडमिशन लिया था, आपके माँ बाप ने 3 साल की उम्र में जब एजुकेशन देना स्टार्ट करवाया था कि बेटा जाओ स्कूल जाओ, बैग लेके जाओ, 2 किताब लेके जाओ, तो वो आपसे क्या चाह रहे थे? एजुकेशन से क्या फायदा है, ये बताइए मुझे। एजुकेशन से बेटा बहुत फायदे होते हैं। पहली बात तो आप में संजीदगी आती है, आप में सोचने समझने की क्षमता आती है, आपको समाज में रहने योग्य बनाती है ये, और आपको कमाना सिखाती है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि शिक्षा इसलिए प्राप्त नहीं की जाती कि वो व्यक्ति कमाना सीखे, भाई क्यों? इसमें गलत क्या है? यदि शिक्षा लेने का उद्देश्य है, यदि व्यक्ति का अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है, तो उसमें गलत क्या हो सकता है? कुछ आलोचकों ने बोला है ऐसे, और आज भी ऐसी बात बोलते हैं कुछ आलोचक कि भाई शिक्षा का उद्देश्य है, कमाना नहीं होना चाहिए। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लालची बन जाएं, ज्ञान को बेचें, लेकिन ज्ञान को बेचना यह नहीं होता। जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, तो यह ज्ञान को बेचना नहीं है, यह मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान देने में और ज्ञान बेचने में फर्क होता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य कमाना नहीं है, तो और क्या है, मुझे बताइए। भाई
हम अच्छा नागरिक तो बन ही रहे हैं, हम संजीदगी इंसान भी बन रहे हैं, हम समाज में रहने योग्य भी बन रहे हैं शिक्षा से, तो फिर हम कमाएं क्यों नहीं? मुझे एक चीज बताइए, कमाएं क्यों नहीं? अपना बेहतर भविष्य क्यों नहीं करें? आज आप भी तो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उससे भी किसी पद पर जाओगे ना, उस पद पर जो काम करोगे उसके बदले जो आपको वेतन मिलेगा वो क्या है? वो है क्या? वो यही तो है कि आपने पहले एजुकेशन ली, फिर आप नौकरी पे लगे और फिर आपको वेतन मिला काम के बदले। तो उसमें गलत क्या है? क्या हमसे पहले किसी और ने नहीं किया? सबने किया। तो शिक्षा का उद्देश्य जीविकापार्जन का भी एक उपाय होता है। चलिए, तो स्थिति के बारे में ना तो स्थिति के बारे में बताती है और ना ही उनके भविष्य का निर्माण करती है, और ना ही उनके भविष्य का निर्माण करती है, उनके भविष्य का निर्माण करती है। तो तिलक को लगता था कि भविष्य का निर्माण तो कर नहीं रहा पश्चिमी शिक्षा, और ना ही देश की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। ये अंग्रेज केवल और केवल क्या करना चाह रहे हैं? केवल भारतीयों को मानसिक तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं, बस। क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति जब गुलाम हो जाता है तो वह कभी भी अपने मालिक का खिलाफत नहीं करता, अपने मालिक का विरोध नहीं करता। वो इसी तरीके से काम करना चाह रहे हैं, समझे? कोई आतंकवादी आतंकवादी कैसे बन जाता है? मुझे एक चीज बताएं। जब कसाब हमारे भारत पर हमला करने आया था तो उसको क्या पट्टी पढ़ाई गई थी पाकिस्तान में, वहां के आतंकवादी संगठनों के द्वारा? वहां के लोगों ने कसाब इतना देखो 18 साल का था वो जब वो भारत में, 16-17 साल का था जब वो भारत पर हमला करने आया था। 16-17 साल का बच्चा, मुझे बताइए कोई AK-47 लेकर भारत पर हमला कैसे कर सकता है? आप में हिम्मत है? 16 साल के व्यक्ति के हाथ में यदि बंदूक थमाने की आप में हिम्मत है तो आपको पढ़ाने की भी हिम्मत है। कुल मिला के जब आतंकवादियों, क्योंकि 16 साल का बच्चा इतना डरावना होता है कि वो एक पिस्तौल, तो खिलौना की बात तो छोड़ो, वो असली AK-47 लेके आया था कसाब, असला से भरी हुई। कैसे आ गई उसके हाथों में? इतनी बड़ी, छोटा सा बच्चा AK-47 लेकर भारत पर हमला करने लग गया और उसने निर्मम हत्याएं की। ना बूढ़े देखा, ना बच्चा देखा, ना महिलाओं को देखा, उसने सबको मार डाला जो मिला। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा ही सब कुछ कराती है। यदि शिक्षा बुरी दिशा में दी जाए तो वो व्यक्ति गुलाम बन जाता है, और शिक्षा यदि अच्छे वे में दी जाए तो उस व्यक्ति का भविष्य बन जाता है। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। कसाब को इतना ज्ञान दिया गया कि जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, और जिहाद के नाम पर उस कसाब से क्या करवा दिया गया देखो। तो यही कहते हैं कि एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आप किस रास्ते पर जाने वाले हैं। समझ गए ना? बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो अंग्रेज भी भारतीयों को पूरे तरीके से अपने कब्जे में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन दी। लेकिन वो तो हमारे तिलक साहब हैं जिन्होंने इसका पूर्णतः विरोध किया। खैर चलिए, तो एक मैं कोट लिखने वाला हूं अपनी तरफ से कि अंग्रेजों का उद्देश्य है, कि अंग्रेजों का उद्देश्य केवल और केवल भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था, मानसिक रूप से गुलाम बनाना था, मानसिक रूप से गुलाम बनाना था, बस। गुलाम बनाना था भाई, यही तो उद्देश्य था। क्या वो भारतीयों को पढ़ाना चाहते थे? अरे भाई ये तो मजाक की बात हो गई कि अंग्रेज कब से भारतीयों को पढ़ाने लगे, कब से भारतीयों को समझदार बनाने लगे। ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि सूरज पश्चिम से उग रहा है, फिर तो ये उल्टा है। यानी आप इसका उल्टा सोचिए, वो एजुकेशन दे रहे थे तो हाँ, पश्चिमी शिक्षा के कुछ लाभ भी हैं बेटा। देखो, ऐसा नहीं है कि पूर्णतः विरोधी करेंगे हम इसका, लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं कि पश्चिमी शिक्षा ने भारत में आकर, जब से आई थी, उस शिक्षा ने, पश्चिमी शिक्षा ने भारत में हिंदू समाज की और कई अन्य समाजों की कुरीतियों को, उनकी प्रथाओं को मिटाकर रख दिया था। जैसे कि सती प्रथा होती थी। सती प्रथा में क्या था? सती प्रथा में? सती प्रथा में यह था कि जब महिला का पति मर गया था या समाप्त हो जाता है तो उस पत्नी को जौहर करना पड़ता है, आग में जिंदा कूदना पड़ता है। यह थी सती प्रथा। यानी इसमें महिलाओं के अपमान और उसकी गरिमा की बात हो रही है। वो क्यों कूदे भाई? यदि उसके पति का
हादसा, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया, तो इसमें उस महिला की क्या गलती है जिसे उसे आग में, चलती आग में कूदना पड़ रहा है? तो ये क्या है? हिंदू समाज की कुरीतियां हैं। तो पश्चिमी शिक्षा के कुछ लाभ भी हैं और पश्चिमी शिक्षा के कुछ नुकसान भी थे। तो चलिए, इसका मतलब यह था, तिलक साहब ने यह बात कह दी। अब अंग्रेजों को लग गई मिर्ची। भाई अंग्रेज बोलेगी ये व्यक्ति, और अंग्रेजों के निशाने पर पहले से तिलक साहब थे। बिल्कुल अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गया था भाई साहब तिलक साहब, बिल्कुल निशाने पर आ गए थे, क्योंकि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में इन्होंने कुछ उग्रवादी घटनाएं भी की थी और अंग्रेजों की नजर में आ गए। तो तिलक कहते हैं कि मैं इस एजुकेशन को नहीं मानता, मैं अपनी एजुकेशन दे रहा हूं, उसके बारे में सुनिए। अब तिलक साहब ने अपनी एजुकेशन निकाल दी। तिलक कहते हैं, तो लिखेंगे कि तिलक जी की शिक्षा व्यवस्था क्या कहती है। तिलक जी की शिक्षा व्यवस्था यह कहती है कि सुनिए मेरी शिक्षा क्या है। मेरी शिक्षा ऐसी है, यानी वो कहते हैं, तिलक साहब का बहुत अच्छा डायलॉग है। तिलक साहब कहते हैं कि पढ़ने और लिखने से शिक्षा ही पूरी नहीं हो जाती, पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं होती कि कोई आदमी पढ़ रहा है, कोई आदमी लिख पा रहा है तो वो शिक्षा है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाती है, जो व्यक्ति को बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है, उसको कमाना सिखाती है, वो है शिक्षा। तो चलिए, तो तिलक जी की शिक्षा व्यवस्था पे हम आज बात कर लेते हैं। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे हम, आपको बोरियत फील ही नहीं होगी। तिलक कहते हैं पहली शिक्षा होनी चाहिए औद्योगिक शिक्षा, इंडस्ट्रियल एजुकेशन। चलिए अब देखें इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो पहली आती है तिलक जी की शिक्षा में औद्योगिक शिक्षा, और औद्योगिक शिक्षा का मतलब होता है इंडस्ट्रियल एजुकेशन। भाई औद्योगिक शिक्षा का मतलब क्या है कि छात्र जब औद्योगिक शिक्षा लेंगे तो वो उद्योगों में काम करेंगे, और उद्योगों में जब काम करेंगे तो भारत का आर्थिक विकास होगा, भारत के उद्योग बढ़ेंगे, भारत के छोटे मोटे जो उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उनका विकास होगा। जैसे अंग्रेजों के समय में कपास की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, सूती कपड़ा बंगाल में बनना बंद हो गया था। आपको पता है कि बंगाल में रेशम का कपड़ा बनता था, रेशम का। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि कपड़ा, सूती मार्केट, वस्त्र उद्योग, इन सारी चीजों के काम शुरू होंगे, भारत का विकास होगा। तो इसलिए छात्रों को औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो कमाना सीख सकें। तो चलिए, पहली थी औद्योगिक शिक्षा, जिससे केवल इनकम सोर्स आ सके। क्या आ सके? इनकम सोर्स हो सके। पहली बात तो यह थी। दूसरे प्रकार की शिक्षा तिलक जी ये कहते हैं कि राजनीतिक शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राजनीतिक शिक्षा। इसे कहते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा। अब तिलक साहब इसमें यह कहते हैं कि भाई इसमें क्या होना चाहिए। तो तिलक जी कहते हैं कि छात्रों को राजनीतिक शिक्षा दी जाने से केवल और केवल फायदा इतना होता है कि छात्रों को देश के शासन के बारे में पता चल पाता है कि शासन की प्रणाली कैसी है, सरकार कैसे काम करती है। एक तो यह बात पता चलती है, दूसरी व्यक्ति के मन में यह बात भर दी जाती है कि आपके साथ शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, जिस व्यक्ति ने पॉलिटिकल एजुकेशन ले ली, वो व्यक्ति सही और गलत के बारे में जल्दी से फैसला कर पाता है। जैसे कि देश की सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानने का इसमें मौका मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें व्यक्ति के साथ क्या सही है और क्या गलत है, इसकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है कि व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है या शोषण नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही तिलक जी ने हमेशा भारतीयों के मन में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है कि जागो, उठो, आपका लक्ष्य क्या है? स्वराज। जैसे विवेकानंद जी कहते हैं ना कि उठो और जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो यही थे तिलक साहब भी यही कहना चाह रहे थे कि भारतीय वासों, आपका खून कब खौलेगा? आपको अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, क्या स्वराज की प्राप्ति करनी है नहीं करनी है आपको? तो यह थी राजनीतिक शिक्षा। तो यह छात्रों को देश के शासन की कार्यप्रणाली, शासन की कार्यप्रणाली के बारे में बताती है। एक तो उसके बारे में उल्लेख करती है, दूसरी चीज ये क्या बताती है? दूसरी चीज राजनीतिक चेतना
राजनीतिक चेतना के रूप में काम करती है, के रूप में कार्य करती है। भाई जब तक किसी व्यक्ति में आज पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं होगी, जिस व्यक्ति में आजकल पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी दिमाग में उसके, वो व्यक्ति ये तय ही नहीं कर पाएगा कि सरकार उसके साथ गलत कर रही है या सरकार उसके साथ सही कर रही है। आज कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी आपके लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसका डिसीजन आपको करना है कि वो आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है। पहले तो ये तय कब कर पाएंगे आप? ये तय तब कर पाएंगे जब आप में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा, आप में सोचने समझने की क्षमता होगी, तब ये तय कर पाएंगे कि कोई भी है। मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूं, ऐसे कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा किसी को, मैं सभी नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं कि कोई भी नेता यदि आपके क्षेत्र में कुछ करना चाहता है और व्यक्ति को वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कब होता है? जब उसके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है। वो सरकार की प्रणाली को जानता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार गलत तरीके से कर रही है या सही तरीके से कर रही है। पहली बात। तिलक जी की तीसरी शिक्षा के बारे में बात करें तो तिलक जी कहते हैं कि तीसरी शिक्षा मेरी आती है धार्मिक शिक्षा, इसे कहते हैं रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा का मतलब इतना होता है, कुछ लोगों ने तिलक जी से बोला कि धर्म तो केवल लड़वाता है। धर्म लड़वाता नहीं है। आज जो आप हिंदू मुसलमान तो देखते हो ना, धर्म ने कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई करवाई ही नहीं है, बल्कि धर्म तो व्यक्ति का एक वो अंग है जो व्यक्ति के साथ जन्म लेता है और व्यक्ति के अंत तक साथ देता है। तिलक जी कहते हैं कि धर्म कभी लड़वाता नहीं है, लेकिन जो धर्म के बीच में फूट डालते हैं उनसे लड़ाइयां होती हैं। और यदि किसी व्यक्ति में धार्मिक शिक्षा है तो वह आपस की लड़ाई को आपस में ही सुलझा लेगा, उसके लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक और धर्म की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो कभी भी लड़ाई और झगड़ा करवा ही नहीं सकता है। आप बताइए, महात्मा बुद्ध में धार्मिक शिक्षा कूट कूट के भरी थी। क्या महात्मा बुद्ध ने आपने किसी से बहस करते हुए या लड़ते हुए देखा है? जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता था, लड़ाइयां हो गई, कलेश हो गए, तो महात्मा बुद्ध अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस लड़ाई को सुलझा दिया करते थे। आपने कई महाभारत में देखा होगा श्री कृष्ण कैसे आध्यात्मिक शक्ति से गीता का ज्ञान देके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। तो इसका मतलब है कि धर्म तो केवल हमें सही राह पर ले जाता है, गलत राह पर नहीं ले जाता। तो इसका मतलब कि छात्रों को धार्मिक शिक्षा दी जाने से, छात्रों को यह शिक्षा दी जाने से लड़ाइयां और सुलह होंगे, लड़ाइयां और सुलह अधिक होंगे। तो कुल मिला के ये भी बात कही गई। अब तिलक जी कहते हैं कि मेरी चौथी शिक्षा, यानी 1 2 3 चौथी शिक्षा जो है वो है मातृभाषा में, कि छात्रों को जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए। लेकिन तिलक साहब ने अंग्रेजी शिक्षा यानी अंग्रेजी मीडियम का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। वो कहते हैं कि छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है वो सबसे पहले मातृभाषा में दी जाए और मातृभाषा की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य बना दिया जाए और अंग्रेजी शिक्षा को दूसरा वैकल्पिक विषय बना दिया जाए। तो इसका मतलब है कि छात्रों को जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए। उसके बाद उनकी जो शिक्षा थी मातृभाषा के अलावा, एक राष्ट्र एक भाषा। ये कहते हैं कि एक राष्ट्र एक भाषा, यानी 1 नेशन 1 लैंग्वेज, एक राष्ट्र एक भाषा। और इसमें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मिलेगा बच्चों कि तिलक जी की ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, औद्योगिक शिक्षा, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल या रिलीजियस एजुकेशन, मदर टंग, मदर लैंग्वेज और 1 नेशन 1 लैंग्वेज। तो 1 नेशन 1 लैंग्वेज में तिलक साहब ये कहना चाहते हैं, और आपको बता दूं बड़े आश्चर्य की बात होगी, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा आज। आपको पता है कि हिंदी की जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो कि हमारे संविधान की
8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। आज हमारी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और आपको बता दीजिए, आपको बता के हैरान होगी, मतलब मुझे भी हैरानी हुई थी जब मैंने इस बुक को कई वक्त पहले पढ़ा था, और आज आपको बता रहा हूं मैं कि तिलक जी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं, तिलक जी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं और 20वीं शताब्दी के पहले ऐसे दशक के नेता हैं जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा दर्जा देने का मांग की थी, का सुझाव दिया था। ये तिलक ही ऐसे व्यक्ति हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई, आप लिख सकते हैं कि तिलक जी ऐसे पहले कांग्रेसी नेता हैं, ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी, और कांग्रेसी नेता हैं, जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का सुझाव दिया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का सुझाव दिया। बहुत अच्छे। तो कुल मिला के आपको ये बातें पता चली, तिलक की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता चला आपको कि तिलक जी किस किस प्रकार की एजुकेशन चाहते थे। वो इन प्रकार की एजुकेशन को चाहते थे। वो कहते थे कि ये शिक्षा प्रणाली यदि हमारे भारत में लागू की जाए तो छात्रों को आज हर तरीके से देश की स्थिति के बारे में पता चलेगा, वो एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे और सबसे बड़ी बात, उनके भविष्य का निर्माण भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। जैसे वो कमाना सीख पाएंगे, वो समाज में संजीदगी सीख पाएंगे, वो समाज में रहने के योग्य बन पाएंगे, वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य कमाना नहीं होना चाहिए तो वो गलत है। आप मुझे बताइए, जो भी बच्चा आज पढ़ रहा है, किताबों में अपना रात दिन झोंक रहा है, वो क्यों झोंक रहा है भाई? कि वो किसी अच्छे पद पर जा सके, और जब पद पर जाएगा तो काम करेगा। क्या काम के बदले वो वेतन भी ना मांगेगा कि भाई काम फ्री में करेगा? कोई काम फ्री में करता है क्या? और चलो ठीक है, एक अकेला व्यक्ति अपना जीवन कैसे भी काट लेता है, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? जब वो उस व्यक्ति ने ये बात बोली थी कि शिक्षा का उद्देश्य कमाना नहीं होना चाहिए, वो गलत बोली थी। मैं आपको बता दूं, यानी शिक्षा का उद्देश्य लालच नहीं होना चाहिए, ये बात मानते हैं हम, लेकिन कमाना नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। खैर, तो तिलक की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आएगा उस पर चलते हैं फटाफट से हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका तिलक जी के बारे में ही है। तिलक जी कहते हैं, मतलब तिलक जी के बारे में ऐसी कई सारी अफवाहें उड़ाई गई, और देखो, अफवाहों पे विश्वास मत किया करो। यदि किसी की अफवाह उड़ाई गई है, आज के समय में भी कई सारी अफवाहें उड़ रही हैं, हमेशा रियलिटी पे विश्वास किया करो। पता है, सबसे बड़ी बात आज के विद्यार्थियों की, आज के युवाओं की सबसे बड़ी बात यह है कि युवाएं इसलिए परेशान हैं क्योंकि आज के रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। और आज के रिश्ते इसलिए कच्चे हो गए हैं, वो लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पा रहे, या वो लंबे समय तक क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि अफवाहों पे विश्वास किया जाता है। किसी ने उसके बारे में कुछ कह दिया, उस सुनी सुनाई बात पर यह विश्वास कर लिया कि ऐसा हुआ होगा, और इसी बात पर दोनों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष से रिश्ता तोड़ देता है, कहता है कि ठीक है, विश्वास ही नहीं है तुम पर। यानी याद रखना एक बात कि रिश्ता कच्चा इसी बेस पर बनता है। यदि आप किसी भी की उड़ी उड़ी अफवाहों पर विश्वास कर लेंगे तो रिश्ता कच्चा हो जाएगा। क्या आपने कभी भी खोज पड़ताल की
क्या जो आज तीसरा आदमी मेरे बारे में जो कुछ कह रहा है या मेरे पक्ष में जो इंसान है सामने उसके बारे में कुछ कह रहा है, तो क्या वो गलत है या सही है? यदि सही है तो फिर रिश्ता तोड़िए ना। गलत है और ये आप साबित भी नहीं कर पाए और फिर आपने रिश्ता तोड़ दिया, तो इसका मतलब मूर्ख वो नहीं, मूर्ख आप हैं। चलिए खैर, तो इस मूर्खता को साइड रख दीजिए। अब तिलक जी के बारे में ऐसी कुछ अफवाहें उड़ाई गई, और आपको पता है कि जो व्यक्ति प्रसिद्धि पर होता है, जो व्यक्ति ऊंचे पद पर होता है, जिस व्यक्ति को जनता का बच्चा बच्चा जानता हो, उस व्यक्ति की अफवाहें उड़ाना तो लाजमी सी बात है। जैसे आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफवाहें कितनी उड़ती हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी जी वैसे हैं। लेकिन क्या उन अफवाहों पर विश्वास किया जा सकता है? जब तक हमारे सामने कोई सर्टिफिकेट नहीं आ जाए, हमारे सामने कोई प्रमाण नहीं है, हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं है, तब तक हम अपने प्रधानमंत्री पर कैसे शक कर सकते हैं कि उनकी ये मंशा होगी, उनकी ये इरादे होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अफवाहें तो कितनी उड़ती हैं, और अफवाहें उसी की उड़ती हैं जिसके चर्चे होते हैं। अब देखते हैं, तो तिलक जी के चर्चे थे। अब आरोप ये लगाए जाते हैं कि क्या तिलक जी कोई आतंकवादी थे, तिलक जी कोई हिंसक थे, यानी तिलक जी पर आतंकवाद होने का, तिलक जी पर हिंसक होने का, और तिलक जी को बम के रूप में प्रयोग किया गया है। तिलक जी मतलब बम, मतलब जहां व्यक्ति ये जाता है वहीं फट जाता है, ऐसा कुछ व्यक्तियों ने बोला है। और तिलक जी को यह भी बोल दिया है कि तिलक जी एक आतंकवादी हैं, तिलक जी एक हिंसक हैं, ऐसा भी बोल के रखा था इसमें। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। ये बोला गया कि तिलक जी क्या आतंकवादी हैं? चलिए, तिलक जी क्या आतंकवादी हैं या हिंसक हैं? तो ऐसे भी कई सारे आलोचकों ने इन पर टिप्पणी कर दी। मतलब ये भी नहीं सोचा कि भाई वो तिलक है, और जो व्यक्ति अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए जो कर रहा है ना, और इस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं स्वराज की प्राप्ति के लिए जो संभव प्रयास कर रहा हूं, वो केवल किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म के लिए नहीं कर रहा, वो मैं सभी वर्गों और पूरे देश के लिए कर रहा हूं। इसे ही उन्होंने वास्तविक सत्ता का नाम दिया था, तिलक जी। तो तिलक जी क्या आतंकवादी और हिंसक हैं? तो यह क्वेश्चन एक बार टिप्पणियों ने कर दिया, कमेंट कर दी कि भैया लो कि तिलक जी टेररिस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि तिलक जी आतंकवादी थे। तिलक जी आतंकवादी गतिविधियों का तो समर्थन तो करते ही नहीं थे, और जो व्यक्ति इन गतिविधियों का समर्थन करता ही नहीं है, उसे मैं आतंकवादी कैसे कह सकता हूं भाई? उसे मैं हिंसक कैसे कह सकता हूं? पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सच 1905 में इन्होंने जो उग्रवादिता की थी, सरकार के कई सारे अधिकारियों के खिलाफ मारने की धमकी दे दी थी कि हम मार देंगे, हम काट देंगे आपको, तो ये सब क्या है सर? ये जो भाषा है तिलक जी की, ये क्या साबित करना चाहती है? देखो, इसके पीछे भी कारण है, मैं एक बात बता दूं आपको, लेकिन आप थोड़ा ठहरिए अभी। पहली बात तो तिलक जी पर ये उस समय आरोप लग रहे थे, उस समय की बात है जब तिलक जी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में उग्रवादी धाराओं में शामिल हो रहे थे, और उस समय ये जनता के मन में प्रभावित हो चुके थे। हर जनता का बच्चा बच्चा इनका नाम जानता था। तो इसलिए जिस व्यक्ति के चर्चे होते हैं उसी की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। अब तिलक जी की अफवाहें ऐसी उड़ाई गई, तो इसमें एक विचारक हुए, इसमें एक लेखक हुए जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ये कहते हैं, तिलक जी को संबोधित करते हुए और आलोचना करते हुए, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, वो कहते हैं कि तिलक जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, या तिलक ही ऐसे सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाला वातावरण बनाया है। यानी जब से ये व्यक्ति आया है तब से ज्यादा हत्याएं होने लग गई हैं। ये व्यक्ति ये कह रहा है, और एक्चुअली में वो इनको ये भी कहना चाह रहा है कि तिलक जी हत्यारे हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने ये टिप्पणी की थी तिलक जी पर। तो चलिए पहले टिप्पणी बात कर लेते हैं। तो वैलेंटाइन सिरोल कहते हैं, वैलेंटाइन सिरोल ये कहते हैं कि तिलक जी सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति हैं
तिलक जी सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति हैं, सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाला, जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाला वातावरण बनाया है। बताइए, अब कुल मिला के वैलेंटाइन सरोल क्या कहना चाह रहा है? वैलेंटाइन सरोल यह कहना चाह रहा है कि तिलक जी हत्यारे हैं, तिलक जी हत्याएं करते हैं, हत्या करवाते हैं। भाई ऐसे थोड़ी हैं तिलक जी। लेकिन दूसरे विचारक और हुए। दूसरे विचारक जो जिनका नाम था, इनका नाम था जॉन एस हाइलैंड। ठीक है, तो जॉन एस हाइलैंड, जॉन एस हाइलैंड, जॉन एस हाइलैंड ये कहते हैं कि तिलक जी जो हैं वो बल की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तिलक जी मानते हैं कि उनको स्वतंत्रता और उनकी जो स्वराज है, उनका जो लक्ष्य है, वो केवल और केवल तभी पूरा हो सकता है जब वो बल का प्रयोग करेंगे। लाठी, तलवार, गोला, बारूद, ऐसे ऐसे नामों से तिलक जी को पुकारा इस व्यक्ति ने। तो ये कहता है कि तिलक जी अपने तिलक जी स्वराज की प्राप्ति के लिए, तिलक जी स्वराज की प्राप्ति के लिए बल की शक्ति का प्रयोग करने पर विश्वास करते हैं। बल की शक्ति पर प्रयोग करने पर, बल की शक्ति पर या बल की शक्ति का प्रयोग करने पर विश्वास करते हैं। वो ये कहते हैं, बताइए, ये साहब जॉन एस कह रहा है, जॉन एस हाइलैंड कह रहा है। लेकिन एक विचारक और हुआ भाई साहब, चलिए उसको भी ले आते हैं। एक का नाम था ब्रेनसन। ब्रेनसन ये कह रहा है कि तिलक का जो स्वराज है ना, वो एक बम की तरह है, वो कभी भी फट जाता है। चलिए, तो ब्रेनसन नाम का और हुआ एक। अब ब्रेनसन कह रहा है कि तिलक का जो स्वराज है ना, तिलक जी का जो स्वराज है, तिलक जी का जो स्वराज है वह एक बम की तरह है, वह एक बम की तरह है। तो क्या ब्रेनसन ये नहीं कहना चाह रहा कि तिलक जी बम की तरह हैं? भाई तिलक का जो लक्ष्य है स्वराज है। अब कुल मिला के वो तिलक जी को बम कह रहा है कि तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो बम की तरह है, ये कभी भी फट सकता है भाई साहब, इससे डर के रहो। जबकि और कुछ आतंकवादी भी कहते हैं, कुछ हिंसक भी कहते हैं, कुछ हत्यारा भी कहते हैं, तो कुछ क्या कहते हैं कि भैया बल की शक्ति का प्रयोग करता है, भैया ये सुलह नहीं करता, ये समझाता नहीं है, ये सीधा हमला करता है। कोई इनको आक्रमणकारी कह रहा है। बताइए, अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें इनको बोला गया है हत्यारा, कि तिलक जी कैसे हैं? हत्यारे हैं। तिलक जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तिलक जी आतंकवादी हैं, कुछ कहते हैं कि तिलक जी हिंसक हैं, कुछ कहते हैं कि तिलक जी आक्रमणकारी हैं, कुछ कहते हैं कि तिलक जी आक्रमणकारी हैं, और कुछ कहते हैं कि तिलक जी बम की तरह हैं। अब भाई ऐसे थोड़े काम चलेगा। अब क्या मैं इन बातों पर विश्वास कर लूं? क्या बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि तिलक जी इनमें से कोई भी नहीं है। तिलक जी जो हैं वो वास्तव में उनको समझा ही नहीं है, किसी ने उनको समझा ही नहीं है। और तिलक जी ने खुद इस बात का सर्टिफिकेशन दिया है इस बात में। बताइए कैसे? बस सोचने की बात है कि कैसे लोग सोच लेते हैं। तो चलिए, अब तिलक जी इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो हत्यारे हैं, और ना ही आक्रमणकारी हैं, और ना ही बम की तरह हैं, और ना ही वो टेररिस्ट हैं, और ना ही वो हिंसक हैं। वो तो केवल स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अपने देश के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। चलिए कैसे? अब इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर आएगा। कैसे? मैं आपसे पूछूं कि कैसे, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने आया और मैंने इसका जवाब देना है भाई। तो आपको पता है तिलक जी उन बंगाल विभाजन के आसपास नासिक दौरे पर गए थे, महाराष्ट्र में।
तो महाराष्ट्र में नासिक दौरे पर जाने के वक्त उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह बोला कि मेरे भाइयों बहनों, आप एक बात सुनिए, आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं करनी है, कोई भी राजनीतिक हत्या नहीं करनी है और हर हिंसक कार्रवाई से दूर रहना है। जब कोई व्यक्ति, तिलक साहब खुद जनता में जाकर, जनता के बीच में जाकर ये मैसेज देते हैं, वो कहते हैं, जनता को ये मैसेज कह रहे हैं कि कोई भी हत्या नहीं करनी, कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं करनी। जब वो स्वदेशी और बहिष्कार कर रहे थे उस समय की बात है। कोई भी हत्या नहीं करनी, कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं करनी और सभी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहना है। तो इसका मतलब क्या है, वो जनता को जब ये व्यक्ति मैसेज दे रहा है तो वो खुद कैसा होगा, समझे ना मेरी बात आप। तो कुल मिलाके कैसे, तो पहला कारण तो मुझे मिल चुका है, पहले कारण में आ चुका है कि जब तिलक जी 1905 और 6 में नासिक दौरे के दौरान नासिक दौरे पर गए, नासिक दौरे में उन्होंने जनता के संबोधन में संबोधित करते हुए यह कहा कि क्या कहा कि भाइयों बहनों, राजनीतिक हत्याओं से दूर रहना है। कहा कि राजनीतिक हत्या नहीं करनी, कि राजनीतिक हत्याएं नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहना है, सभी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज से दूर रहना है। वो व्यक्ति ये बोल रहा है। और तीसरे पे क्या बोला कि कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं करनी, कोई भी हिंसक यानी वॉयलेंस एक्टिविटीज, कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं करनी। तो कुल मिलाके ये बात है बोली। जब कोई व्यक्ति जनता से ये बात कह रहा है, जनता का नेता, तो नेता कैसा होगा भाई। चलिए अब आते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। देखो दूसरा एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है। मैं आपसे बोलूं कि तिलक जी आतंकवादी नहीं थे, हत्यारे नहीं थे, बम की तरह नहीं थे। अच्छा, बम पे लेके चलते। जो ये ब्रेंसन कह रहा है ना कि तिलक का स्वराज एक बम की तरह है, तिलक जी एक बम की तरह हैं, कभी भी फट सकते हैं, ठीक है। और बम तो भाई साहब कभी भी फट सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि तिलक जी बम की तरह थे ही नहीं। अंग्रेज नहीं समझ पाए इस बात को। अंग्रेज ये कहना चाह रहे हैं कि बम की तरह है। तिलक जी, आप ये बताइए, आपके साथ कोई वारदात होती जा रही है भाई। एक व्यक्ति है, मान लो एक घर का नौकर है, कोई बच्चा है, एक घर में नौकर है, ठीक है। वो काम करता है, 15 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे काम करता है। उस जो घर की मालिक है उसके हुक्म पे झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाता है, बर्तन भी धो देता है, ठीक है। कपड़ों पर इस्त्री कर देता है, प्रेस कर देता है, ठीक है। चादर वगैरह धो देता है। मतलब सब कुल मिला के जितने भी घरेलू काम होते हैं वो सारे काम वो कर रहा है एक नौकर की तरह। नौकर क्या करता है, ये तो करता है क्योंकि उसे सैलरी मिलती है उस काम की। अब मान लीजिए बच्चा या नौकर काम करते करते थक गया, उसने थोड़ा बहुत आराम कर लिया, ठीक है। अब उसकी मालकिन उसे आराम नहीं करने दे रही, क्यों? क्योंकि वो तो नौकर है, वो तो 24 घंटे काम करेगा। अब इस बेसिस पर उसकी मालकिन उस नौकर पर शोषण कर रही है कि तू बैठेगा नहीं तो आराम कैसे करेगा, नहीं चल झाड़ू लगा, पोंछा लगा। घर साफ है फिर भी झाड़ू लगवा रही है। यानी कुल मिला के बर्तन सारे साफ हैं लेकिन फिर भी साफ करो। मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहो, बैठो मत।
तो ये क्या हुआ, शोषण हुआ। कुल मिला के ये चलता रहा महीने से 2 महीने। अब उस बच्चे की जो सहने की क्षमता थी वो पूरी भर गई यहां तक। अब उस बच्चे में क्या हुआ, उस बच्चे में एक दिन भावना आ गई विद्रोह करने की, विरोध करने की। अब वो क्या बच्चा बोलता है कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, जो मालकिन है इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, सैलरी देती है मुझे रत्ती भर की और काम इतना करवा लेते हैं। तो अब उस बच्चे को गुस्सा आ गया। उस बच्चे ने क्या किया, उस जो मालकिन थी वो एक दिन सो रही थी, उसने पानी में थोड़ा सा जहर डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, पॉइजन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, इसको नहीं छोड़ूंगा। यानी उस बच्चे के मन में यह विरोध की भावना कब आई, जब वो मालकिन 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, कई अरसे से उसका शोषण कर रही थी। यानी कुल मिला के कोई व्यक्ति बम कब बनता है, जब उसका शोषण हो रहा होता है लगातार। तो इसका मतलब यह था जैसा उस बच्चे के साथ हो रहा था ऐसे ही अंग्रेज हमारी भारतीय जनता के साथ कर रहे थे। और भारतीय जनता में तिलक जी सब देख रहे थे, तिलक जी के साथ हो रहा था। तिलक जी को 2 बार राजद्रोह के आरोप में इन्होंने जेल भेजा, जबकि तिलक जी कहते हैं कि राजद्रोह की मांग करना कोई आतंकवादी घटना नहीं है। लेकिन खैर कोई क्या माने भैया, किसकी सरकार है, अंग्रेजों की सरकार है। तो अंग्रेजों ने उस मालकिन की तरह बच्चे का उसी तरह शोषण किया था जैसे अंग्रेज हमारी भारतीय जनता के साथ कर रहे थे। अब वो बच्चा बम की तरह फूट गया, यहां पर तिलक जी बम की तरह फूट गए। तिलक जी ने बोला अच्छा हमारा शोषण करोगे, हमें पीसोगे, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो तिलक जी ने अपने स्वराज को बम की तरह फोड़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन कब कब विद्रोह किया उन्होंने तब तब विद्रोह किया है जब जब अंग्रेजी सरकार जनता की आकांक्षाओं को, उनकी प्रेरणाओं को पूरा नहीं करती थी। जब प्लेग महामारी आई थी 1891 में, प्लेग महामारी के समय अंग्रेजी सरकार का यह दायित्व था कि वो जो किसान हैं उनकी फसल जो बर्बाद हो गई है उनके टैक्स को फ्री कर दे, जनता पर हाई टैक्स ना लगाए, जनता को मेडिकल फैसिलिटी दे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने प्लेग महामारी और अकाल के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तब भी तिलक जी थे उस समय। तो यही बात कही जाती है। यानी कुल मिला के आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि तिलक जी बम की तरह नहीं थे। कोई व्यक्ति बम कब बनेगा या नहीं बनेगा वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। आप किसी को इतना शोषण कर दो, किसी को इतना उकसा दो, भाई आप सीधी बताओ, आप किसी को गाली देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, अब कोई पलट के मामले में वो दूसरा व्यक्ति भी आपको एक गाली दे ही देगा। क्यों? क्योंकि उसकी सहने की क्षमता पूरी हो गई है। चलिए तिलक जी को जब लगता था, तिलक जी को जब लगता था कि अंग्रेजी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, तो डेफिनेटली बम की तरह फटेंगी। भाई कोई इंसान के सहने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप जुल्म करते जाओ। आप किसी को 10 गाली दोगे तो कोई आपको एक बदले में 1 गाली देगा ही देगा, सीधी सी बात है। ये भैया दुनिया का रिवाज है। ये मत सोचो कि सर्वे सर्वा आप ही हो, आप ही कुछ इंसान को बुरा भला कह सकते हो। भाई दूसरा इंसान भी आपको बुरा भला कह सकता है। यदि आप उसके साथ गलत करोगे तो आपके साथ एक गलत स्टेप होगा ही होगा। यही तिलक जी की आइडियोलॉजी थी। तिलक जी कहते थे कि मैं अंग्रेजी सरकार का विरोध नहीं करता, मैं अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। खैर, अब तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है तिलक क्या भारतीय अशांति के जनक थे? क्या भारत में उन्होंने अशांति फैला रखी थी कि तुम भी अशांत हो जाओ, तुम भी हथियार उठा लो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ? ऐसा क्या था वास्तव में? क्या नहीं था। एक ऐसी अफवाह उड़ाई गई। और वैलेंटाइन सिरोल, आप सुनिए। चलिए तो लिखेंगे, टॉपिक का नाम है नेक्स्ट। टॉपिक यह है कि क्या तिलक जी भारतीय अशांति के जनक थे? क्या तिलक जी भारतीय
अशांति के जनक थे। अब ये अब्बा उड़ा दी गई, चारों तरफ न्यूज़पेपर में डाल दी गई, और सुबह सुबह न्यूज़पेपर आ रहा है चाय के साथ, तो भैया हेडलाइन आ रही है कि तिलक जी भारतीय शांति के जनक हैं, तिलक जी भारतीय शांति के जनक हैं और भारत में अशांति फैला रहे हैं, तो भारत में लोगों को लड़वा रहे हैं, अंग्रेजी अफसरों की हत्या करवा रहे हैं। ऐसा आरोप भैया मैं तो कतई विश्वास नहीं करता। भारतीय होने के नाते मैं तो इस अफवाह पर कतई विश्वास ही नहीं करता। मैं कहता ये गलत है, ये अंग्रेजी सरकार का पूरा पूरा कुचक्र और षड्यंत्र है। मैं इस पर विश्वास कैसे कर लूं? लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण है। चलिए, तो साहब वैलेंटाइन सरोल नाम का व्यक्ति फिर आ गया। वैलेंटाइन सरोल की किताब है बच्चों, जिसका नाम है अनरेस्ट इंडियन। क्या है? अनरेस्ट इंडियन। अनरेस्ट इंडियन में वैलेंटाइन सरोल ये लिखता है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक है। वो ये बात लिखते हैं खुद वैलेंटाइन सरोल, जो कि लेखक थे। तो वैलेंटाइन जो सरोल हुए, वैलेंटाइन सरोल की पुस्तक है अनरेस्ट इंडियन। अनरेस्ट इंडियन, और अनरेस्ट इंडियन में वो क्या लिखते हैं कि तिलक जी भारतीय अशांति के जनक हैं। भारतीय अशांति के जनक हैं। ये बात कही वैलेंटाइन सरोल ने, जबकि इस बात की बिल्कुल गलत है। यानी ये कहा जाता है वैलेंटाइन सरोल इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि वैलेंटाइन सरोल भी अंग्रेज था और वो अंग्रेजों की सरकार का पूरा पक्षधर था, पूरे फेवर में था। तो वैलेंटाइन सरोल ने ऐसी बात क्यों कही, पहले ये जान लेते हैं। आपको पता है वैलेंटाइन सरोल का स्टेटमेंट था एक। वैलेंटाइन सरोल कहता है कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी ने हमेशा भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति नफरत पैदा की है, उसने द्वेष पैदा किया है, और वह भारतीय जनता को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए बाध्य करता है। जैसे कि आपको पता है कि प्लेग जब महामारी आई थी 1891 में, तो 1891 में प्लेग महामारी के आने के बाद जब बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय जनता से यह बोला था कि प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या कर दो, तो उसी बात को लेके बैठ गया वैलेंटाइन सरोल। यह बोला वैलेंटाइन सरोल कि बाल गंगाधर तिलक जी भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति नफरत पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। यह व्यक्ति भारतीय जनता को कहता है कि अंग्रेजी सरकार के अफसरों की हत्या करो, उनके खिलाफ हथियार उठाओ, यह बात कहता है। तो लिख देंगे, इन्हें लगता था कि तिलक जी भारतीय जनता को अंग्रेजी सरकार के प्रति भड़काना तथा हथियार उठाने के लिए बाध्य करता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आपको पता है कि तिलक जी को बम भी बोला गया था। यदि तिलक जी ने प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या करने की बात जनता से कही थी, जनता को भड़काया था, तो इसलिए भड़काया था क्योंकि प्लेग कमिश्नर जो था रेंड, क्योंकि वो भारतीय जनता और भारतीय किसानों के साथ ठीक नहीं कर रहा था, इसलिए बोला। बट मैं इसको बोलता हूं, बोलिए, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। वैलेंटाइन सरोल को जो लगता है क्या वो बोल देगा? नहीं, उसके पीछे प्रमाण है। देखिए कैसे। मैं तिलक का समर्थन करूंगा। तिलक बिल्कुल भारतीय शांति के जनक नहीं थे। तिलक जी ने
ये बात इसने बोली, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं, तिलक जी के बारे में कुछ अच्छी बातें और कह देना चाहता हूं कि तिलक जी भारतीय शांति के जनक बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तिलक जी ने हमेशा अपने उद्देश्य में, अपनी क्रांति में हमेशा शांति दूत की तरह काम किया। उन्होंने बिल्कुल किया है। आप खिलाफत की बात करो, खिलाफत में किस तरह उन्होंने शांति दूत की भूमिका निभाई थी। उन्होंने, तिलक जी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान किस तरीके से शांति दूत की भूमिका निभाई थी उन्होंने। वो बिल्कुल नहीं हो सकते। अशांति के खिलाफ तो हमेशा रहते हैं वो शांति के पक्षधर है तिलक जी। तो पहली बात, ये वैलेंटाइन सरोवर का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वो ऐसी बिल्कुल भी बातें नहीं करते थे कि जनता को भड़काते थे। देखो, तिलक जी एक बात कहते थे, तिलक जी बात कहते थे कि वही मैं अंग्रेजी सरकार एक मिनट, हां, कि मैं जनता को अंग्रेजी सरकार के प्रति नहीं भड़काता, अंग्रेजी सरकार के प्रति नहीं भड़काता, बल्कि भारतीय जनता के मन में स्वराज की प्राप्ति के हेतु एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम करता हूं और हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता पाने का पूरा अधिकार है। तो अंग्रेजी सरकार से कह रहे हैं कि सुनो, जनता को अंग्रेजी सरकार के प्रति नहीं भड़काता मैं, बल्कि मैं अपनी भारतीय जनता को उसकी स्वराज की प्राप्ति के हेतु राजनीतिक चेतना जगाने का काम करता हूं और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। तभी उन्होंने बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बोला गया कि नहीं भड़काता, बल्कि भारतीयों के मन में स्वराज हेतु राजनीतिक चेतना जगाने का काम करता हूं, राजनीतिक चेतना जगाने का काम करता हूं, जगाने का कार्य करता हूं। और क्योंकि हर व्यक्ति का स्वराज के लड़ने हेतु अधिकार है और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वराज का अधिकार है, स्वराज का अधिकार है, स्वराज का अधिकार है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात, यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसा तिलक जी नहीं करते थे, लेकिन वैलेंटाइन सरोवर को लगता था। खैर, तो भारतीय शांति के जनक नहीं थे। क्या तिलक जी आतंकवादी थे? नहीं थे। डाल दीजिए, नहीं थे। हिंसक थे? नहीं थे। ये सारी आलोचनाएं गलत हैं। चलिए, यानी कहने का मतलब जो आलोचना कर रहे हैं वो व्यक्ति गलत है। मतलब वैसे तो सही बोला है, वैलेंटाइन सरोवर ने यही बोला था, हॉलैंड ने यही बोला था, ब्रिंसन ने यही बोला था, लेकिन जो ये व्यक्ति बात कह रहे हैं वो गलत है। चलिए, तिलक जी चैप्टर जो था आपका वो पूरा भी फिनिश हुआ और बहुत ही अच्छी खबर है तो हमारे लिए कि तिलक जी का चैप्टर अब खत्म हो चुका है। यानी हमारे इंडियन थिंकर्स में जो भी हो चुके हैं, मनुस्मृति हो चुके हैं, कौटिल्य हो चुका है, चाणक्य हो चुका है और तिलक जी हो चुके हैं। अब हम आने वाले थिंकर्स पर जब बात करेंगे आपको तभी बताएंगे, ये आपके लिए सरप्राइज होगा। तो आपको थिंकर्स के चैप्टर कैसे लग रहे हैं, इससे आप हर व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे थे, उनकी शिक्षा कैसी हुई, वो कैसे काम करते थे। सर, ये सारी आपके जो अंदर जो कूट कूट के भरा हुआ है ना, ये क्यूरियोसिटी, ये खत्म हो जाएगी एक दिन, लेकिन फिर भी रहेगी बची कुछ ही। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, हमें पर्टिकुलर इंसान के बारे में पढ़ने को मिल रहा है और ये वो इंसान है जिन्होंने हमारे भारत के कई सारे क्षेत्रों में योगदान दिया है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए नमस्कार सभी को, धन्यवाद।